आपके अपने पसंदीदा शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज। यहां देखिए आज क्या क्या है खास। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे बेटिंग ऐप के चक्कर में कैसे फंस गया एक पूर्व क्रिकेटर, और फिर ईडी दफ्तर के लगने लगे चक्कर। इसके अलावा आपको बताऊंगा कब और कहां मीट बिक्री पर बैन लगा और इस पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या कह डाला। बुलेटिन में भी आप देखिएगा मस्जिद से ऐसा क्या ऐलान हुआ कि नूह में फिर से छिड़ गया घमासान। साथ ही प्राइम एट 4 में आज देखिए बागपत में खाकी कैसे हुई शर्मसार। ये तमाम खबरें आपके सामने में रखूंगा, लेकिन पहले जरा जो नॉन वेजिटेरियन हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सावन समाप्त होते ही मीट मछली चिकन के ऊपर टूट पड़े हैं। लेकिन अब यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री लोगों को डरा रही है। यूपी के रामपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री से हड़कंप है। बर्ड फ्लू की वजह से 51,000 मुर्गियों की मौत हो गई है। पोल्ट्री फार्म के 2 किलोमीटर का इलाका सील किया गया है। पहले तो सिर्फ 15,000 मुर्गियों की मौत की खबर आई थी, लेकिन उसके बाद 16,000 और मुर्गियों की मौत के बारे में पता चला और अब यह बात सामने आई है कि 51,000 से ज्यादा मुर्गियां मारी जा चुकी हैं। और अब आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। बर्ड फ्लू आप जानते हैं दुनिया में पहले भी कई जगहों पर फैल चुका है। बहुत खतरनाक इसका भी स्प्रेड होता है और उस समय की जो यादें हैं लोगों को डराने वाली हैं। बहुत तेजी के साथ फैलता है और फिर कलिंग करनी पड़ती है, मुर्गियों को मारना पड़ता है। जो भी जहां लगता है कि कंटेजन होगा या संक्रमण हो सकता है वहां पर उन मुर्गियों को मारना पड़ता है। बर्ड फ्लू की एंट्री से लोग बड़े परेशान हैं, वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं। भोपाल की लैब से इसकी पुष्टि हुई है कि ये वायरस है और 51,000 मुर्गियों के बारे में कि जो तादाद है वो 51,000 के आसपास है। और जिस जगह पर यह घटना जहां पर इसका इरप्शन हुआ है, जहां से बीमारी शुरू हो रही है इस बार, वहां 10 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया है। एक बार तो हमें कहीं मतलब एक सही वाला संज्ञान तो आप दे सकते हो ना कि ये अगर लीगल है यहाँ पे, अगर कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत होगी तो आप लिखोगे। इसको खत्म कराने के लिए तो इससे खत्म क्या, वो कहाँ लेके जाएंगे? वो साफ सुबह ये तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ से ना मुर्गी बाहर जाएगी ना अंडा जाएगा, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अंदर हम नहीं दबा सकते, हम तो बाहर फेंकेंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा है। और डॉक्टर साहब एक चीज आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। ये जो गंद गल गया ना, ये किसी कीमत बाहर नहीं निकल सकता। जब तक ये बरसातें खत्म नहीं होती, जब तक ये सूखता नहीं, ये किसी कीमत नहीं निकल सकता। और यहाँ सूखने का मतलब नहीं है आज भी धूप लग जाए, ये 2-4 महीने सूखने का नहीं है सर जी। यहाँ पे आपको बता रहे गाँव का सबसे नीचा पॉइंट है। इस समय वैसे ही पानी किसी कर्मचारी ने पास करा था। 2 फुट 2.5 फुट पे तो इस समय वाटर लेवल है। और जितनी गर्मी पेगी उन्हीं पर आपके विभाग अब तो जैसे धूप जैसे निकलेगी उस दिन तो बिला जाएगा। यहाँ पे इतनी मक्खी हो जाएगी, इतनी बदबू हो जाएगी। ये जो गड्ढे तो पहले भी पहले सर जी आप बताइए, जब पोल्ट्री फार्म में था तब तो मक्खी नहीं थी हमारे यहाँ पे, इसको बढ़ने से मक्खी आई है। पहले कहाँ से थी? एक बार तो हमें कहीं मतलब एक सही वाला संज्ञान तो आप दे सकते हो ना कि ये अगर लीगल है यहाँ पे, अगर कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत होगी तो आप लिखोगे। इसको खत्म कराने के लिए तो इससे खत्म क्या, वो कहाँ लेके जाएंगे? वो साफ सुबह ये तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ से ना मुर्गी बाहर जाएगी ना अंडा जाएगा, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अंदर हम नहीं दबा सकते, हम तो बाहर फेंकेंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा है। और डॉक्टर साहब एक चीज आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। ये जो गंद गल गया ना, ये किसी कीमत बाहर नहीं निकल सकता। जब तक ये बरसातें खत्म नहीं होती, जब तक ये सूखता नहीं, ये किसी कीमत नहीं निकल सकता। और यहाँ सूखने का मतलब नहीं है आज भी धूप लग जाए, ये 2-4 महीने सूखने का नहीं है सर जी। यहाँ पे आपको बता रहे गाँव का सबसे नीचा पॉइंट है। इस समय वैसे ही पानी किसी कर्मचारी ने पास करा था। 2 फुट 2.5 फुट पे तो इस समय वाटर लेवल है। और जितनी गर्मी पेगी उन्हीं पर आपके विभाग अब तो जैसे धूप जैसे निकलेगी उस दिन तो बिला जाएगा। यहाँ पे इतनी मक्खी हो जाएगी, इतनी बदबू हो जाएगी। ये जो गड्ढे तो पहले भी पहले सर जी आप बताइए, जब पोल्ट्री फार्म में था तब तो मक्खी नहीं थी हमारे यहाँ पे, इसको बढ़ने से मक्खी आई है। पहले कहाँ से थी? तो ये खबर सावधान करने वाली है, और अगर आप इस पर एक निगाह फिर से मार लें तो ये दुश्वारियों को कम करेगा। ये अब अवेयर होना पहले से। यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है और रामपुर के पोल्ट्री फार्म में सबसे पहले ये बीमारी पहुंची है। 2 पोल्ट्री फार्म में 51,000 मुर्गियों की मौत हो गई है, और मुर्गियों की मौत के बाद प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है और 10 किलोमीटर का इलाका विशेष सावधानी वाला घोषित कर दिया गया है। सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया है। मुर्गियों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए और लैब से जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पोल्ट्री फार्म में फैले इस बर्ड फ्लू पर पुलिस का क्या कहना है वो भी देख लीजिए।
बर्ड फ्लू को लेकर सीएम योगी के क्या निर्देश हैं, वो खबर देखिए। सीएम योगी ने दिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। पोल्ट्री फार्मों में निगरानी की जाए, कर्मचारियों को पीपीई किट दी जाए, योगी ने कहा। और आगे आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं, यहां यात्रियों पर लाठीचार्ज हुआ। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस ने भांजी लाठियां, यात्रियों को के बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद पुलिस का यह एक्शन हुआ। केदारनाथ धाम जाने की मांग कर रहे थे ये तमाम यात्री। भारी बारिश को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगाई है। केदारनाथ जाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त सोनप्रयाग पहुंचे। ऐसे में जबकि प्रशासन समझाता है कि रास्ता जोखिम वाला है और यात्रा को फिलहाल रोका गया है, तो तीर्थयात्रियों से भी ये उम्मीद की जाती है कि समझते हुए कि आगे खतरा है, प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें, इस तरीके की दबाव वाली स्थिति न बनाएं। बहरहाल अगली खबर आपको दिखाता हूं। कुदरत के कहर झेल रहे बिहार के भागलपुर का हाल दिखाता हूं। भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। भीषण बाढ़ की चपेट में है भागलपुर के खासतौर से वो इलाके जिनकी सतह कदरन नीची है, मतलब निचले इलाके। घरों की पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग घरों की छत पर पॉलीथीन लगाकर जीने के लिए मजबूर हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है, सुरक्षित स्थानों पर या फिर सरकार की तरफ से बनाए गए राहत शिविरों में वो रह रहे हैं। भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ की जो त्रासदी है वो किस तरह से है, वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। हम अभी एसडीआरएफ की टीम के साथ हैं, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, नीलू जी हैं, जो कि लगातार गश्त कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। क्योंकि पानी जो है वो घरों में किस कदर घुसा हुआ है, वो तस्वीर एक बार आप देखिए। यहाँ पर पहले किस तरह से ये जो आप तमाम मकान देख रहे हैं वो डूबा हुआ है। ये एक छत दिखाइए आप जरा, ये देखिए किस तरह से लोग जो है वो पानी में, उनका पूरा का पूरा एक फ्लोर डूबा हुआ है। लोग छतों पर अपने आप को किस तरह से पन्नी डालकर और किसी तरह से रहने को मजबूर है। आप देखिए ये लोग हैं जो कि अपने घरों के छत पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं, क्योंकि पूरे इलाके में पानी जो है वो किस तरह से घुसा हुआ है और काफी ज्यादा पानी है। 10 फीट 12 फीट तक पानी है। हम एक बार नीलू जी से भी बात करेंगे। आप लोग घूम रहे हैं सुबह से, क्या हालात है? बहुत लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे होंगे। सरकार ने पलायन के लिए रोकने के लिए हर जगह पे कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया है। भागलपुर शहर में, नाथनगर में और ग्रामीण इलाके में भी। आज हम राघोपुर, शाहपुर, सीओ साहब के साथ गए थे तो हमने देखा कि हर जगह पे कम्युनिटी किचन रहने की व्यवस्था उत्तम की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। लोग जो अभी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा परेशानी है। वो छत के ऊपर उनको सरकार ने पॉलीथीन दिया हुआ है, पॉलीथीन सीट लगा के जैसे ये लोग जैसे रह रहे हैं। जी अच्छा, तो बहुत लोग फिर भी उधर चले गए होंगे यहाँ से। जी, कम्युनिटी किचन में वहाँ सामुदायिक बनाया गया है। शहर में बहुत जगह बनाया गया है, पॉलिटेक्निक के पास बनाया गया है। लगातार गश्त करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप? हम लोग गश्त करते हैं कि किसी भी गांव में किसी को भी मेडिकल की जरूरत है, किसी को कहीं जाना है, कोई अब कम्युनिटी किचन में जाना चाहता है, अभी तक गांव में रह रहा था, तो उसके लिए हम लोग लगातार, जिला प्रशासन का निर्देश है और साथ ही एसडीआरएफ कमांडेंट साहब का भी निर्देश है कि एसडीआरएफ 24/7 अलर्ट रहेगी और गश्त में रहेगी। और बिहार के भागलपुर में बाढ़ का सितम सिर्फ रिहायशी इलाकों पर ही नहीं टूटा है। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हाल इस समय किसी तालाब जैसा है। यूनिवर्सिटी में कई फीट पानी जमा है। यहां तक कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट सेक्शन भी पूरी तरह जलमग्न है। शहर के नजदीक यूनिवर्सिटी कंपाउंड का इस तरह जलमग्न होना प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़ा करता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में लोग नाव के सहारे आना जाना कर रहे हैं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कैंपस में अभी हम मौजूद हैं और देखिए आप क्या हालत है इस पूरे कैंपस का। यहाँ पर देखिए प्रशासनिक भवन है ये, और इस भवन में किस तरह से पानी जो है, चारों तरफ पानी ही पानी है। इस पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आप आएंगे तो ये झील में तब्दील हो चुका है ये पूरा कैंपस, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलाका है वो यहाँ पर जलमग्न है, पूरी तरह से डूबा हुआ है ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस। कैंपस के अंदर नाव चल रहे हैं, सब तरह की व्यवस्था होने के बावजूद आप सोचिए शहर के अंदर अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में नाव चले तो ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से लोग, देखिए यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी यहाँ है जहाँ पर ये प्रशासन
प्रशासनिक भवन, जो मुख्य भवन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर किस तरह से पानी जो है वो भरा हुआ है, वो तस्वीर देखिए आप। पूरी तरह से ये यूनिवर्सिटी का जो ये मुख्य भवन है वो कैसे भरा हुआ है। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं क्या? करते हैं भैया। अच्छा, साफ सफाई में है? नहीं, ऊपर बन रहा है ना। अच्छा, तो देखिए पानी किस तरह से जो यूनिवर्सिटी का जो ये पूरा कैंपस है वो जलमग्न है। अंदर तक जो बिल्डिंग है उसके अंदर पानी कैसे घुस चुका है वो तस्वीर आप देखिए। ये यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है, यानी यहाँ से पूरा जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है वो चलता है, उसको चलाया जाता है। लेकिन आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तो है ही, और जो प्रशासनिक बिल्डिंग है उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर आप देखिए जो पानी है वो घुसा हुआ है। सारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके चैम्बर्स है यहाँ पर। आप देखिए एक यहाँ पर एक चैम्बर है, इस चैम्बर में भी पानी है। ये दीपक कुमार का ये है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, PRO हैं ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय के, और इनका जो ऑफिस है वो पानी में डूबा हुआ है। इसी तरह तमाम तरह के जो ऑफिसेज हैं, आप देखिए कार्यालय में जिसका यहाँ पर ये चैम्बर है उनका नाम लिखा हुआ है, और वो तमाम जो बिल्डिंग है वो डूबा हुआ है, पानी के अंदर है, सारा चैम्बर में पानी है। नुकसान निश्चित तौर पर हुआ होगा, चूंकि बहुत से फाइल्स, बहुत से चीज़ें जो है वो ऑफिसेज में होते हैं, और अगर पानी उसके अंदर घुसता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखिए किस तरह से फाइल और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। यूनिवर्सिटी की ये तमाम देखिए कागज पत्तर जो भी है उसको ऊपर करके रख दिया गया है। जो अलमीरा है वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हाल जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसका ये हाल है कि लोग यहाँ पर आने के लिए अभी 100 बार सोचेंगे। कुछ लेबर है जो यहाँ पर काम चल रहा है, वो लोग यहाँ पर जरूर आ जा रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा जो कैंपस है और पूरा जो बिल्डिंग है वो पानी में डूबा हुआ है। और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि पूरे इस इलाके के जो हालात है वो किस तरह से बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि शहर के पास ये यूनिवर्सिटी कैंपस, और यहाँ पर अगर जल जमाव होता है, यहाँ पर अगर पानी बढ़ता है तो उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है। और भागलपुर में बाढ़ की वजह से पलायन कर रहे हैं लोग। कटाव की वजह से गंगा में सैकड़ों घर समा गए हैं। लोग अपने बोरिया बिस्तर लेकर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों को बांध टूटने और जलस्तर बढ़ने का डर सता रहा है। इसी वजह से लोग अपने सामान को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हमारे संवाददाता साकेत ने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे भागलपुर जिले में क्या कुछ दर्द है यहाँ के लोगों का, वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। एक बांध पे हम मौजूद है और बाढ़ के चलते यहाँ पर सैकड़ों घर कट गए। आप देखिए सामने जो आप देख पा रहे हैं ये गंगा नदी है, और यहाँ पर सैकड़ों घर जो है वो यहाँ पर अंदर जो पानी के अंदर समा चुका है। आप तस्वीर में देख सकते हैं सभी घर जो है वो डूब चुका है। यहाँ पर झोपड़ियाँ जो थी वो यहाँ पर पानी के अंदर है। और देखिए किस तरह से लोग अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है, वो तस्वीर यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये ट्रैक्टरों पर सामान भर के लोग यहाँ से अपना घर बार छोड़ के जो सामान है इनके पास वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। ट्रैक्टर पर सामान है और देखिए लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ। क्या दिक्कत, पानी में बह गया घर? हाँ। अच्छा, हाँ, पौने कहाँ जाइएगा अब आप लोग? ये जाएंगे उधर कुर्सला तरफ। अच्छा, बांध पे कहीं पे ऊंचा कहीं, हाँ कहीं ऊंचा जगह पर रहेंगे। अच्छा, फिर पानी घटेगा तब आएंगे यहाँ? हाँ, फिर आएंगे। तो घर टूट गया, फिर से बनाना पड़ेगा सब? अब तो यहाँ नहीं बनाएंगे। हाँ। अब तो उधर बनाएंगे। अच्छा। हाँ, अब यहाँ नहीं बनाएंगे। अब तो देखिए ये घर बार छोड़ के जा रहे हैं, चूंकि पानी में इनका बह गया घर। तो अब ऐसे में देखिए सामान जो घर का जो बचा हुआ सामान है, गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, जो बक्से हैं घर में भी चीज़ लेकर ट्रैक्टर पर, गाड़ियों पर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो बाढ़ की त्रासदी है उसको दिखाती है कि किस तरह से लोग अपना घर बार छोड़ के इस कष्ट में यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि
अब इनके रहने का जो आशियाना है वो अब बचा नहीं। तो ऐसे में ये लोग यहाँ से अब दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। और वो तस्वीर देखिए, और ये हर साल इस तरह की तस्वीर, इस तरह की त्रासदी इस पूरे इलाके के लोग झेलते हैं। और एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका में भागलपुर जिले में ये हालात है कि लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, गोपालपुर, भागलपुर। मैंने आपसे कुछ देर पहले आपको बर्ड फ्लू वाली खबर दिखाई थी। चिकन को लेकर एक तरफ लोग डरे हुए हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मीट पर ही बवाल शुरू हो गया है। 15 अगस्त के दिन मीट बिक्री को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कल्याण और डोंबिवली में मीट की बिक्री पर रोक लगाई गई है। महानगर पालिका ने रोक लगाई और वो अपने फैसले पर कायम है। केडीएमसी के फैसले के विरोध में मीट व्यापारी सामने आ गए हैं। 15 अगस्त को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी उन्होंने दे दी। अब इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा ये डिटेल भी जरा देख लीजिए। कल्याण डोंबिवली नगर पालिका का फैसला है ये। 15 अगस्त को मीट की दुकान बंद करने का फैसला लिया गया। एक दिन चिकन मटन की बिक्री बंद करने के संबंध में यह फैसला था। चिकन मटन व्यापारी संघ ने इसका विरोध किया। नगर पालिका ने 1988 के आदेश का हवाला दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी को दुकान बंद करने का फैसला लिया गया था और अगर इसका विरोध हुआ तो इस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे, ये नगर पालिका की तरफ से कहा गया है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के 15 अगस्त के दिन मटन चिकन की बिक्री पर रोक लगाने का ये जो फैसला है, ये सियासी गलियारों में भी गूंजने लगा है। कोई इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि सिर्फ मटन चिकन क्यों, सब्जी की दुकानें भी बंद करा दो। देखिए 1947 से अब तक इतने बरस गुजर गए, आप और हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते, पूरा भारतवासी हर्षोल्लास के साथ एक फेस्टिवल के तौर पर इंडिपेंडेंस डे बनता है। हमारा तिरंगे को लहराते हैं, नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, खुशी का एक माहौल होता है। मगर मैं जब तक समझता हूं, मैंने जब से देखा है, कभी भी इस तरह के फरमान कहीं भी ना हिंदुस्तान में जाहिर हुए हैं न केडीएमसी के अंदर। अभी क्यों? ये साफ दर्शाता, देखिए जो इनको नफरत है ना मुसलमानों के प्रति, ये मुसलमानों के प्रति नफरत का एक उदाहरण है जिसमें अब ये गरीबों के ऊपर आ गया। मतलब हमारी आजादी पे अंग्रेजों ने दावा बोला था और आप भी ये कर रहे हैं। गोश्त नहीं कटेगा, जो छोटे छोटे होटल हैं वो बंद रहेंगे, इसका मतलब है गोश्त पकेगा नहीं। जो छोटे छोटे लोग बेचारे सड़क पर कहीं जो है कीमा पाव, कहीं गोश्त पाव, कहीं कुछ कबाब बना के अपना पेट पालते थे, आपने उसकी रोजी रोटी छीन लिया। मनमानी कुछ करना, अब ये कोई तरीका है? ये क्या, कौन क्या खाएगा, क्या कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, ये सब सरकारें तय करेंगी। अब देश की इकोनॉमिक हालत बर्बाद हो रही है, कर्जदार होते जा रहे हैं और ये लोग लगे हिंदू मुस्लिम करने में। बंद कर दीजिए आप सारी सब्जी मार्केटें बंद कर दीजिए। जिसको आपने लाइसेंस दिया है कारपोरेशन का, जितने हैं खाने पीने की डिपार्टमेंट, सब बंद कर दीजिए आप। 15 अगस्त के दिन मीट बिक्री पर बैन जब हुआ तो ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने आदेश को असंवैधानिक बताया। इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आई ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नजर में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। उस दिन हम तो आजादी मना रहे हैं, आजादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, तो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। एक तरफ ओवैसी इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने उन पर हमला बोला। ओवैसी को हर जगह धर्म ही दिखाई देता है। ये ओवैसी की नेतागिरी का तरीका है। विश्वास सारंग ने देखिए, ये मांस खाने और नहीं खाने वाली बात नहीं, स्वच्छता की तो बात करेंगे। ओवैसी जी तो हर मुद्दे को धर्म की चोले में उड़ाने का काम करते हैं। स्वच्छता से ही ये देश आगे बढ़ेगा। यदि स्वच्छता होगी तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो देश के नागरिक ठीक से रहेंगे और ये देश बड़ा देश बनेगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर तो हमें हर तरह की सुव्यवस्था के लिए काम करना है और इसलिए सुव्यवस्था होगी। यदि मांस की दुकानें ढकी रहेंगी तो इसमें गलती क्या है? जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, वो यदि
मक्खी और धूल और बाकी गंदगी से बचे हुए मांस को खाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है या मक्खी और धूल वाले मांस को खाएंगे? ओवैसी जी को तो हर चीज में अपनी नेतागिरी झाड़ने की आदत हो गई है। मुंबई से आई ये तस्वीर देखिए जरा। यहाँ गली में खेल रहा एक बच्चा जानलेवा हादसे का शिकार हो गया। बच्चे को एक कार ने